नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते की समसामयिक घटनाओं की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम देखते हैं, जो कि आपकी सिविल सेवा के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इसके लिए जो समय अवधि का चयन किया गया है वो 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य जो घटनाएं रही हैं उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरों के लिए भी उतना खास नहीं रहा, फिर भी तीन खबरों को हमने यहाँ पे संकलित किया है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं हम आज की विषय सूची पे कि क्या पढ़ने वाले हैं। पहला आज का मुद्दा होगा हमारा जीएसटी संग्रह में वृद्धि। ये लगातार देख रहे हैं हम, इसको हर महीने हम कवर करते हैं कि भारत में जीएसटी आंकड़े का कलेक्शन जो है हर महीने बढ़ते जा रहा है, और अभी तो इसमें और अच्छी उछाल हमें देखने को मिली है। उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और खबरों में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है हमारा, पिछला वीडियो में हमने जिसको कवर किया था कि G20 ने वैश्विक कॉरपोरेट न्यूनतम कर को समर्थन करता है। ये G20 ने बोल दिया कि हम वैश्विक न्यूनतम कम कर के पक्ष में हैं। उसी संबंध में बात करेंगे और इसी सिलसिले में हम G20 क्या होता है वो बात कर लेंगे, और इसके साथ साथ G20 ने अभी जो बैठक संपन्न हुई है उसमें क्या कुछ फैसले लिए हैं हम उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारा तीसरा मुद्दा होने वाला है मनरेगा में कुछ पैसों की कमी आ गई है। मतलब कि मनरेगा का जो साल भर का बजट था, राज्य सरकारों ने उसको 6 महीने में ही ख़त्म करके डाल दिया है। तो अभी उस पर क्या कुछ सरकार का नज़रिया रहने वाला है, ख़त्म क्यों हो गया है, और साथ ही साथ हम ये भी कवर कर लेंगे कि मनरेगा क्या होगी। ठीक है जी। तो इसी बहाने हमारा मनरेगा कवर हो जाएगा और यहाँ पे G20 कवर हो जाएगा। और साथ में तीसरा मुद्दा हमारा जो था वो है जीएसटी संग्रह में वृद्धि हो रही है, और ये हर महीने वृद्धि हो रही, बार बार हो रही है। इसके क्या कुछ मायने होते हैं, क्या हम इसको अर्थव्यवस्था की रिकवरी के तौर पे देख सकते हैं। और हमेशा की तरह अंत में आपको कुछ प्रश्न मिलते हैं, लेकिन इस बार जो मैं आपको देने वाला हूं वो आपके अभ्यास के प्रश्न मेन से संबंधित होने वाले हैं, आंसर राइटिंग से संबंध होने वाले हैं। वैकल्पिक प्रश्न यहाँ पे नहीं दिए मैंने, इनको आंसर्स आपको खुद को करना है, लिख के देखना है कि आप इनके आंसर्स कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हम आज। तो सबसे पहले तो जीएसटी संग्रह में वृद्धि हो रही है, बार बार हो रही है। 2 आर्टिकल यहाँ से हमने लिए थे। पहला था एक्सप्लेन्ड सीरीज का, व्हाई जीएसटी कलेक्शन हैज सर्ज्ड, व्हाट द ट्रेंड इंडिकेट्स। ये हमें ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन्ड सीरीज का हमने यहाँ से आर्टिकल लिया था। दूसरा है फेस्टिव सीजन फायर्स ऑफ जीएसटी रेवेन्यू टू 1.3 लाख करोड़ इन अक्टूबर। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल रेफरेंस है। चलिए बात कर लेते हैं खबरों में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खबरों में क्या है, न्यूज़ में क्या कुछ आ रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अक्टूबर में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली, सेवा कर का सकल राजस्व संग्रह है ना। ये बार बार मैं आपको बताता हूँ कि अक्टूबर में जो कलेक्शन हुआ है, अक्टूबर महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो किस महीने की बिक्री पे हुआ होगा, सितंबर की। सितंबर में जो बिक्री हुई है उस पे जो कलेक्शन है वो कब होता है, अक्टूबर में होता है। ठीक है जी। तो सितंबर महीने की बिक्री पे कलेक्शन अक्टूबर में, क्यों, क्योंकि 1 महीने बाद रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जीएसटी के द्वारा बोला जाता है। साल दर साल पर कितना वृद्धि हुई है इसमें, 23.7% की वृद्धि साल दर साल पर देखी गई है। और कितना हो गया ये अमाउंट, 1,30,127 करोड़ रुपए, 1,30,127 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया है। पिछले महीने 1.1516 के आसपास था, अभी बढ़ के 1,30,000 के आसपास पहुंच गया है। जुलाई 2017 में अपने रोल आउट के बाद जीएसटी के तहत यह दूसरा सबसे अधिक राजस्व संग्रह है। बोल रहे हैं जब से जीएसटी आया है 2017 में, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था भारत में, जब से लगा के अभी तक ये दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है ना। इसके पहले इतना हमने कभी पैसा जीएसटी के द्वारा सरकार को नहीं मिला है। ठीक है जी। अब मतलब कि प्री कोविड पीरियड की भी बात कर लो आप, मतलब ऐसा नहीं कि कोविड में हम बोल रहे हैं ऐसा, प्री कोविड पीरियड में भी इतना कलेक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ इतने सालों में दूसरी बार है कि हमें इतना भारी कलेक्शन प्राप्त हुआ है। अब क्यों हुआ है इसको हमें समझना पड़ेगा, आगे समझेंगे उसको हम। जो आर्थिक गतिविधियों में एक पिकअप को दर्शा रहा है,
क्यों हो रहा है कि भैया आर्थिक गतिविधियों में सुधार आ रहा है, आर्थिक गतिविधियां अच्छी हो रही हैं, इसलिए जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। और दूसरा क्या बोल रहे हैं कि सरकार ने ना कुछ क्या किए थे, कर चोरी को रोकने के लिए बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं और उनका एग्जीक्यूशन भी कर रही है, उनको क्रियान्वित भी कर रही है। उसके कारण भी कई लोग जो पहले जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते थे या कच्चे बिल में काम करते थे, उन लोगों पे भी सरकार ने शिकंजा कसा है। उसके कारण भी जीएसटी के संग्रह में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। ठीक है जी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इससे आर्थिक गतिविधियों की रिकवरी परिलक्षित होती है। हाँ, ये तो हम समझ रहे हैं कि जीएसटी में अगर वृद्धि हो रही है, जीएसटी संग्रह में सरकार को वृद्धि हो रही है, तो आर्थिक गतिविधियां ठीक चल रही हैं। क्योंकि जीएसटी क्या होता है, उत्पादन पे, बिक्री पे, सेवा जब आप प्रदान करते हैं उस पे, तो जितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उस पे जीएसटी चार्ज होता है। और अब जीएसटी का अमाउंट बढ़ रहा है तो हम ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान बढ़ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, यदि अर्ध कंडक्टरों की आपूर्ति में व्यवधान के कारण कारों की और अन्य उत्पादों की बिक्री प्रभावित नहीं होती तो यह अभी भी अधिक होता। बोल रहे हैं कि यदि ये इनकी आपूर्ति प्रभावित नहीं होती अर्ध कंडक्टरों की, तो अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, ये डेटा कम है, अभी भी हमारा कर का संग्रह कम है, इससे ज़्यादा होता। इस साल अप्रैल में 1,41,384 करोड़ रुपए पर साल के अंत में बिक्री के लिए लेखांकन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। इसके पहले सबसे ज़्यादा कब आया था, जिसको हम दूसरा क्यों बोल रहे हैं, इसी साल अप्रैल में आया था। 1,41,000 करोड़ का हमारे पास जीएसटी कलेक्शन आया था अप्रैल 2021 में। और अभी कितना आ गया, 1,30,000। ये दो सबसे बड़े है ना। प्री कोविड पीरियड को तो हमने बहुत पहले छोड़ दिया पीछे। तो ये अच्छी बात है सरकार की दृष्टि से, सरकार के पैसा आ रहा है और साथ ही साथ इकोनॉमी में हम पिकअप को भी देख पा रहे हैं कि नैया आर्थिक गतिविधियां ठीक हो रही हैं, इकोनॉमी पिकअप कर रही है। अभी आने वाले समय में हम और अच्छा करने की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो था खबरों में। अब जरा इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो जनवरी 2021 में देख लेते हैं। जनवरी में हमारे पास 1.2 लाख करोड़ रुपीस का कलेक्शन था। उसके बाद फरवरी में कम हुआ, मार्च में फिर बढ़ा, लेकिन अप्रैल में ये 1.4 के आसपास पहुंच गया था। अब ये क्यों पहुंचा, क्योंकि इसमें कब का है हमारे पास, मार्च 2021। कब का डेटा होगा ये, अप्रैल का कलेक्शन, मतलब कब की बिक्री का डेटा है ये, मार्च 2021 की। और मार्च का महीना जो होता है वो वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। तो इस महीने में ज़्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, अपनी सेल्स की बुकिंग करते हैं, बिक्री को बुक में एंट्री डालते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, मार्च में आपका हमेशा अप्रैल में बढ़ के कलेक्शन आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल में अच्छा आया, मई में कम आ गया क्योंकि हमारे पास कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी, और जून में भी ये कम रहा। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा कम हो गया, हमारा कोरोना की दूसरी लहर कम हो गई थी, उसके बाद जुलाई में ये फिर से बढ़ गया था। अगस्त में कम हुआ, लेकिन सितंबर में बढ़ गया, और अभी अक्टूबर में तो ज़बरदस्त उछाल आ गया। और अभी उम्मीद क्या कर रहे हैं, नवंबर में इसके ऊपर भी जाएगा। अभी हम उम्मीद क्या कर रहे हैं, नवंबर में इसके ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहा है ना, दीपावली का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है। अभी इस त्योहारी सीजन के बाद जैसे ही ख़त्म होगा दीपावली का, उसके बाद शादियां वगैरह चालू हो जाएंगी। तो आने वाले समय में हम अच्छा माहौल उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना फसल की कटाई भी चालू हो गई है, तीसरी तिमाही चालू हो गई है, अभी फसलों की कटाई भी चालू हो गई है। तो अर्थव्यवस्था यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करने वाली है भविष्य में, हम ऐसी उम्मीद ला के बैठ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस प्रवृत्ति का महत्व बोल रहे हैं कि ये सब हो गया, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें, क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हुआ क्या कि भैया ये तो हो गई बात कि सालाना दर पे हम कितनी वृद्धि देखने को मिल रही है, 24% की। लेकिन महीने दर महीने में वृद्धि हमें कितनी दिख रही है, 36% की। महीने दर महीने में वृद्धि कितनी दिख रही है, 36% की।
और साल दर साल में वृद्धि हमें 24% देखने को मिली। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो वित्त मंत्रालय ने कहा है कि संग्रह में यह वृद्धि आर्थिक सुधार की प्रवृत्ति के अनुरूप है। ठीक है जी, हम बोल रहे हैं कि आर्थिक सुधार हो रहे हैं, भारत में हो रहे हैं, उसका ये एक परिमाण है, इसका एक परिणाम है कि हम देख सकते हैं कि हाँ वाकई में आर्थिक सुधार हो रहे हैं, उसके अनुरूप ही ये जीएसटी कलेक्शन आ रहा है हमारे पास। दूसरी लहर के बाद से हर महीने जनरेट होने वाले ईवी बिलों में रुझान से भी ये स्पष्ट है। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो हम बार बार बात करते हैं कि सिर्फ जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ रहा, ईवे बिल भी बढ़ रहे हैं। अब ईवे बिल क्या होता है? जब किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, तो सरकार ने क्या बोला कि जब इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओगे तो आपको क्या करना होगा, सरकार को इस बात की जानकारी देना होगा। वो जानकारी ईवे बिल के माध्यम से या तो क्रेता या विक्रेता देता है, यदि दोनों नहीं देते तो ट्रांसपोर्टर जो व्यक्ति है उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि वो कौन सा सामान कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है। ठीक है जी, तो ईवे बिल का जो ईवे बिल जनरेट करने की जो प्रक्रिया है, ईवे बिल जो नंबर्स हैं वो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। ईवे बिल जनरेट होने की जनसंख्या में भी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब बातें हमें अच्छा महसूस करा रही हैं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पिछले महीने की तुलना में करों का समय पर भुगतान बढ़ रहा है। अब एक और पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि भैया भारत सरकार बोल रही है कि लोगों में टाइम पे टैक्स देने की, समय पे टैक्स चुकाने की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। अब क्यों देना पड़ रहा है, इसके कारण जरा हम नीचे समझेंगे, क्योंकि सरकार ने जो शिकंजा कसा था ना, उसके कारण व्यापारियों को अगर जीएसटी का पेमेंट टाइम पे नहीं करेंगे तो उनका जीएसटी ब्लॉक कर दिया जाता था, ईवे बिल जनरेट नहीं होता था। 6 महीने तक अगर लगातार आप डिफॉल्टर हो जाओगे तो आपका जो जीएसटी नंबर है वही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, उसका ही परिणाम है कि अभी लोग ना टैक्स टाइम पे देने लगे। तो उन सुधारों की भी हम चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक है जी, दाखिल कुल रिटर्न में से हर महीने दाखिल मौजूदा अवधि के रिटर्न का हिस्सा बढ़ा है। बोल रहे हैं कि अभी रिटर्न जो है ना वो भी बढ़ने लगे हैं। जुलाई में 1.5 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, क्योंकि करदाताओं ने कोविड के कारण दिए गए डेडलाइन एक्सटेंशन के कारण अभी रिटर्न फाइल किए। अभी ये क्यों जुलाई में बढ़ के क्यों आए? क्योंकि पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम देख रहे हैं कोरोना चल रहा है, तो सरकार ने बहुत सारे रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट्स को आगे बढ़ा के रखा था, लेकिन जुलाई में अधिकतम ड्यू डेट खत्म हो चुकी हैं, तो सभी लोगों ने जुलाई तक अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए। इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब उच्च अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जो हम बात कर रहे हैं ना जीएसटी में, कि सरकार जो करों की चोरी हो रही है या जो लोग फर्जी बिल बना रहे हैं जीएसटी में, उन पे शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बहुत सारी कदम उठाए थे, बहुत सारे प्रावधान लेके आए थे। तो हम चर्चा कर लेते हैं उन्हीं प्रावधानों के बारे में और उन प्रावधानों से क्या फ़ायदा मिला। अभी सरकार ने क्या बोला, यदि आपके पास ना शून्य फाइलिंग है, मतलब कि आपके पास जीएसटी नंबर है और आपने मान लेते हैं अक्टूबर महीना है ना, अक्टूबर 2021 में व्यापार नहीं किया, आपके पास अक्टूबर 2021 में कोई व्यापार नहीं था, तो आप क्या करोगे कि भाई मैंने ना कोई खरीदा है और ना कोई सामान बेचा है, तो आपकी रिटर्न क्या जाएगी, नील रिटर्न बोलते हैं या शून्य रिटर्न बोलते हैं। तो अभी इसको आपको फाइल करने के लिए पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं करना है। ठीक है जी, आपको क्या बोला कि आप एक एसएमएस कर दीजिए, एसएमएस का कोड दे दिया सरकार ने और एक नंबर दे दिया, यदि आप इस कोड के साथ इस नंबर पे एसएमएस कर देंगे तो आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी। तो अभी इससे हुआ क्या, व्यापारियों को सुविधा हो गई। जो लोग व्यापार नहीं कर पाते, जिनका धंधा नहीं हो पाता किसी महीने, वो शून्य रिटर्न फाइल कर सकते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ समय समय पे उनके पास काम आता तभी वो टैक्स जमा करेंगे, बाकी समय उनके पास काम नहीं होता है, तो उन लोगों को ना कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती थी, उनको पैसा देना पड़ता था ये रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, समय देना होता था। तो अभी सरकार ने इसको कम कर दिया, तो व्यापारियों को इससे क्या हो गई, आसानी हो गई। तो अब वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, एसएमएस ही करना होता है इनको, सिंपल सी। दूसरा है त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान, QRMP एक सरकार ने योजना चलाई थी कि भैया यदि आप छोटे व्यापारी हैं तो आप क्या कीजिए, हर महीने हमें रिटर्न मत फाइल कीजिए। जीएसटी में हर महीने रिटर्न फाइल करने की बाध्यता थी, तो इन्होंने क्या बोला, यदि आपका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है,
कितना, वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम है। तो आपको क्या करना है, आपको हर महीने हमें नहीं बताना कितना माल बेचा, कितना माल आपने खरीदा। आप क्या कीजिए, इस बात की जानकारी हमें तिमाही आधार पे दे दीजिए। कब दे दीजिए, तिमाही आधार पे, ठीक है जी, क्वार्टरली बेसिस पे दे दीजिए। और लेकिन एक चीज क्या बोला, लेकिन टैक्स का पेमेंट जो है ना वो आपको मंथली करना पड़ेगा, ठीक है जी। आप अनुमानित रूप से आपने कितना महीने में परचेस और सेल्स किया होगा, तो आप हर महीने आधार पे अपना टैक्स पेमेंट कर लीजिए, रिटर्न फाइलिंग 3 महीने में कर दीजिए। तो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन कम हो गया टैक्स पेयर्स के लिए, व्यापारियों के लिए। तो इन सब से क्या होते हैं, वो लोग प्रोत्साहित होते हैं रिटर्न को टाइम पे फाइल करने के लिए, सरकार के कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है जी। फिर बात कर लेते हैं स्वचालित रिटर्न प्रणाली। अब क्या होता है, सरकार क्या बोलती है कि आपको ना सेल्स की जानकारी देना, अपने विक्रय की जानकारी देना, आपको क्रय की जानकारी देना। तो सरकार ने क्या बोला कि जीएसटी पोर्टल में हमने अपडेशन कर दिया है, अभी आप सिर्फ अपने विक्रय की जानकारी दे दीजिए। क्रय की जानकारी आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो स्वचालित बना दिया उसको। अब ये कैसे संभव है, क्योंकि आपने जो विक्रय किया वो मिस्टर एक्स को किया, तो आपने विक्रय की जानकारी अपने पोर्टल में चढ़ा दी, अपने जीएसटी रिटर्न में बोल दिया कि मैंने मिस्टर एक्स को बेचा है। तो अब मिस्टर एक्स के जीएसटी में क्या हो जाएगा, ये क्रय हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये ऑटोमेशन है। तो तकनीकी का, सूचना प्रौद्योगिकी का भी सरकार यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। बोला कि अब आपको विक्रय और क्रय दोनों की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने विक्रय की जानकारी दे दीजिए, क्रय की जानकारी आपको आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिक दिख जाएगी। आप उसको सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए, उसमें आपका कुछ डिसएग्रीमेंट है तो उसके लिए सरकार ने अलाउ करके रखा है आपको, ठीक है जी। तो ये भी क्या हो गया, व्यापारियों के लिए सुविधा हो गई कि आपको सारी जानकारी अभी नहीं देनी, क्रय की जानकारी आपके सिस्टम में, आपके जीएसटी पोर्टल में ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, रिटर्न दाखिल ना करने के लिए ई-वे बिल अवरुद्ध करना। बोला कि यदि आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, जीएसटी में अपनी विवरणी फाइल नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं करने देंगे आपको। अब जब ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा तो आप वस्तुओं को मूव नहीं कर पाएंगे, वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे। यदि बिना ई-वे बिल जनरेट किए ले जाएंगे तो आपके जो कर अधिकारी हैं वो आपको पकड़ सकते हैं, आपके ऊपर कर अपवंचन में या विभिन्न धाराओं में आपके ऊपर केस चल सकता है। तो क्या बोला कि यदि आप अपनी समय पर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हम आपको ई-वे बिल जनरेट नहीं करने देंगे। ई-वे बिल जनरेट करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्तुओं को आप बिना ई-वे बिल जनरेट किए एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते। अगर ले जाते हुए पाए जाएंगे तो आप क्या कर रहे हो, कानून का पालन नहीं कर रहे हो, उसके विरुद्ध आपके खिलाफ कार्रवाई संभव है, ठीक है जी। तो क्या बोला कि भैया आपको मजबूरी में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल नहीं किया तो ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा, ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा तो व्यवसाय कैसे करोगे आप, ठीक है जी। लगातार 6 महीने रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे करदाताओं को पंजीकरण का प्रणाली आधारित निलंबन। ये जो सिस्टम है ना, ऑटोमेटिक इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बोला कि आपने पिछले 6 महीनों से जीएसटी में रिटर्न फाइल नहीं किया, आप बोलोगे मैंने बिजनेस नहीं किया, तो सरकार बोलेगी एक एसएमएस कर दो कि आपने बिजनेस नहीं किया, शून्य विवरणी फाइल कर सकते हो एसएमएस के द्वारा। तो इसलिए हमने क्या बोला कि भैया आप रिटर्न फाइल नहीं करते लगातार 6 महीने तक, तो हम आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। तो अभी क्या होगा, इससे लोग ना प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ना उनको रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न डिफॉल्टरों के लिए ऋण अवरुद्ध कर देना। अब बोला जो बैंक में लोन देते हैं ना, तो जो लोन ऑफिसर होता है वो पूछता है आपकी ना पुरानी रिटर्न्स दे दीजिए, यदि आपके पास आपकी पुरानी रिटर्न्स नहीं है तो वो भी आपको लोन देने के लिए मना कर सकता है, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दे के रखा है कि भैया जो लोग जीएसटी में डिफ़ॉल्टर हैं उनको लोन मत दीजिए, उनसे पहले बोलिए कि आप पहले वहाँ पे रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट करके आएंगे, उसके बाद ही हम आपको लोन देने के बारे में सोचेंगे। तो ये सब जो शिकंजा कसा, ये सब प्रावधान लेके आए हैं जीएसटी में। इसके कारण भी क्या हो रहा है ना, जो पहले लोग जीएसटी फाइल नहीं करते थे या जीएसटी नहीं चार्ज करते थे या फर्जी बिलिंग करते थे, उनमें कमी आई है, उनको हम रोक पा रहे हैं। इसके कारण भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है जी। चलिए, अब बहुत सारे कर विशेषज्ञों का बोलना है
कर विशेषज्ञों ने कहा है कि त्योहारी सीजन के कारण आने वाले महीनों में अप ट्रेंड जारी रहने की संभावना है। EY इंडिया के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, मजबूत जीएसटी संग्रह काफी उत्साहजनक है और आर्थिक सुधार का स्पष्ट संकेत दे रहा है। चल रहे त्योहारी सीजन के साथ हम आगे आने वाले महीनों में समान या उससे भी अधिक जीएसटी संग्रह की उम्मीद कर सकते हैं। बोला त्योहारी सीजन आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, अभी कलेक्शन अच्छा चल रहा है, मार्केट अपने पिकअप पे है, तो हम आने वाले समय में भी क्या देख सकते हैं, जीएसटी संग्रह में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है जी, ये तो था हमारा आज का जीएसटी संग्रह के बारे में। ठीक है जी, अब इसमें मुख्य बातें क्या रही कि भैया जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है ना, और अपने रोल आउट के बाद अधिकतम है, दूसरी बार अधिकतम है। इसके पहले अप्रैल में 1,41,000 के आसपास था और अभी 1,30,000 के आसपास है। ठीक है जी, और क्या याद रखना है, QRMP याद रखना है, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, शून्य रिटर्न SMS से फाइल कर सकते हैं, मतलब ये शिकंजे कसे सरकार ने जिससे कि लोग क्या करें, रिटर्न फाइलिंग करें, जीएसटी में कंप्लायंस करें, उसके कारण भी हमें पिकअप देखने को मिल रहा है। तीसरी बात क्या, त्योहारी सीजन चल रहा है इसलिए मार्केट पिकअप पे है तो कलेक्शन ज़्यादा आ रहा है, आने वाले समय में भी ये ज़्यादा बने रहने की उम्मीद है हमें। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे हम आज के अगले मुद्दे की तरफ। आज का अगला मुद्दा हमारा कि जो G20 शिखर सम्मेलन होता है या जो G20 की ग्रुपिंग है, इन लोगों ने ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, वैश्विक न्यूनतम कर की हम बात कर रहे हैं, उस पे इन्होंने अपना समर्थन दे दिया। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी बैठक संपन्न हुई है। तो उस बैठक में इन्होंने क्या बोला कि हम इस काम के लिए आपका समर्थन करते हैं और आप आगे बढ़िए। ये एक अच्छा निर्णय है, ये एक अच्छा काम है, इसके कारण कंपनियों को कहीं ना कहीं टैक्स तो देने की आदत पड़ने वाली है। ठीक है जी, उसी पे हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि G20 क्या होता है ना। वैसे तो नाम से क्लियर है सर, 20 देशों की ग्रुपिंग है ना, कि भाई 20 ऐसे देश हैं जो क्या करते हैं, आपस में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए काम करते हैं। तो जरा इस पे एक बार हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 20 देश शामिल हैं और इसमें 19 देश शामिल हैं और एक है यूरोपीय संघ। 19 देश प्लस एक क्या है, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन भी हम बोलते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता कहाँ किन किन क्षेत्रों में ये काम करता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है याद रखने के लिए आपको। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता एक, दूसरा जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास, 3 मुद्दे हो गए। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने का काम करता है। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से बना है। मतलब G20 बना है ना, तो उसमें ऐसे नहीं कि छोटे छोटे देश जुड़े होंगे, इस G20 में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। जरा इनका पैमाना देख लेते हैं कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस G20 शिखर सम्मेलन G20 में जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी, जिसमें औद्योगिक और विकासशील दोनों देश शामिल हैं। भैया औद्योगिक विकास और विकासशील देश दोनों बोला, दोनों शामिल हैं। और सकल विश्व उत्पाद, ठीक है जी, जैसे हम क्या देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में क्या करते हैं हम कि किसी एक देश का घरेलू उत्पाद देख लें कि वो देश कितना प्रोडक्शन करता है, कितना उत्पादन करता है। वैसे ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सकल विश्व उत्पाद, है ना। दुनिया भर में जितना सामान बनता है, दुनिया भर में जितना उत्पादन होता है, उसका कितना 75 से 80% G20 के देशों से बनता है। G20 में जितने देश शामिल हैं उसमें से वो विश्व अर्थव्यवस्था का 75 से 80% उत्पादन कर सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि G20 विश्व अर्थव्यवस्था के 75 से 80% देश इसमें शामिल हैं उत्पादन के आधार पे, संख्या के आधार पे नहीं, उत्पादन के आधार पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक आबादी का 2/3 और दुनिया के लगभग आधे भूमि क्षेत्र के 90% के बराबर योगदान रखता है। तो देखो कितना बड़ा है ये संगठन G20। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि भैया आप जितना उत्पादन करते हो
उसका 75 से 80% ये G20 देश उत्पादन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक आबादी, जितनी दुनिया की आबादी है और जितना दुनिया में विदेशी व्यापार होता है उसका 2/3 इन देशों के पास होता है। और दुनिया की जितना भी लैंड है, जितनी भी भूमि है, उसका आधे का 90%, मतलब कि आधे का 90%, ये कहने का मतलब क्या है कि जो भूमि है उसका 85% इन 20 देशों के पास है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये बहुत बड़ा संगठन बन जाता है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकटों के जवाब में की गई थी। 2008 के बाद से इसने वर्ष में कम से कम एक बार बैठक बुलाई है, जिसमें प्रत्येक सदस्य के सरकार के प्रमुख या वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और अन्य उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है जी, ये 1999 में चालू हुआ था। 2008 के बाद साल में कम से कम एक बार ये मीटिंग अवश्य करता है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? या तो देश का मुखिया या वित्त मंत्री या विदेश मंत्री या अन्य कोई उच्च रैंकिंग का अधिकारी इन शिखर सम्मेलन में जरूर पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। और यूरोपीय संघ के यूरोपीय आयोग और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है जी, आइए ये G20 के बारे में हो गया था। अभी हम बात करेंगे कि जो अभी हुआ था वो रोम में हुआ था। रोम शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष। अभी इनकी जो बैठक है वो संपन्न हुई है, उसमें क्या कुछ बातें हुई हैं, उसके क्या निष्कर्ष हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, कोविड-19 से लड़ने के लिए, है ना, अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो भैया उस पर बात होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने सिर्फ भारत को नहीं दुनिया के सभी देशों को परेशान करके रखा है। दुनिया के सभी देश इससे जूझ रहे हैं। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के और नवाचार को आगे बढ़ाने जैसे वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई कि भैया कोरोना महामारी से सभी को लड़ना है, इसी संबंध में हम किस प्रकार स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा तैयार करें, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई और महामारी आती है उससे कैसे निपटा जाए, और अभी जो महामारी चल रही है उससे कैसे निपटे हम। और साथ ही साथ अब अर्थव्यवस्था तो खराब हो चुकी है सभी देशों की, तो किस प्रकार हम इस आर्थिक सहयोग करें एक दूसरे का, जिससे कि हम इसको मजबूत कर सकें। और नवाचार, नई चीज़ें और नई हम क्या चीज़ें ला सकते हैं जिससे कि इन तरह की समस्याओं से हम हमेशा आसानी से निपट सकें। उन्होंने रोम घोषणा को भी अपनाया और स्वास्थ्य अनुभाग विज्ञप्ति के तहत एक बहुत मजबूत संदेश देता है। देश इस बात पर सहमत थे कि कोविड-19 प्रतिरक्षण एक वैश्विक सार्वजनिक भलाई होगी। बोला कोविड-19 से अगर हम लड़ेंगे तो ये विश्व के लिए अच्छा माना जाएगा, सिर्फ किसी एक देश के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, विश्व के लिए भी ये बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर हम इस पे ना अच्छा काम करते हैं कोविड-19 को रोकने के लिए, तो ये दुनिया के लिए अच्छी बात होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोविड-19 टीकों के आपातकालीन उपयोग प्राधिकार के लिए प्रक्रिया को तेजी से ट्रैक करने के लिए मजबूत किया जाए। बोला कि WHO को बोले कि भैया WHO कोविड-19 के जो टीके लग रहे हैं वो थोड़ा सा उसमें तेजी आए और आप आपातकालीन टीके भी लगवा सकते हो, उस संबंध में चर्चा हुई। शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस जो था वो ऊर्जा, जलवायु पर था। साथ ही साथ कई विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था भी गिरी हुई है उसको सुधार करने के लिए भी बोला था कि भैया हमारी अर्थव्यवस्था है ना वो कोरोना के कारण नीचे चली गई है, इसमें हमें कुछ आपसे सहयोग की अपेक्षा है। ठीक है जी। अब जो हमने यहाँ पे रोम घोषणा की चर्चा की थी, अब ये रोम घोषणा है क्या, एक बार इस पे नज़र डाल देते हैं। तो रोम घोषणा की हम बात कर रहे थे। रोम घोषणा में 16 पारस्परिक सिद्धांत बनाए गए थे कि भैया इसमें हम ना एक दूसरे की सहायता करेंगे और इनमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले वो 16 सिद्धांत क्या हैं रोम घोषणा के, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है
कि भैया हमें पता लगाना है प्रतिक्रिया, रोकथाम और तैयारी के लिए मौजूदा बहुपक्षीय स्वास्थ्य वास्तुकला का समर्थन और विकास। अभी हमारे पास किसी बीमारी से निपटने के लिए, उसका पता लगाने के लिए और उसकी रोकथाम करने के लिए जो मौजूदा प्रणाली है वो कितनी कारगर है और उसको हम आगे कैसे विकसित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, मानव विकास पशु पर्यावरण के बीच इंटरफेस के कारण, क्योंकि ये बढ़ रहा है, के कारण उभर रहे जोखिम को दूर करने के लिए बहुक्षेत्रीय साक्ष्य आधारित एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण की निगरानी और कार्यान्वयन की दिशा में काम करना है। बोला कि जो हम लोग ना पशुओं से इंटरेक्शन बढ़ा रहे हैं, इसके कारण भी कई बीमारियां पनपती हैं। तो इससे जो बीमारियां हो रही हैं वो बीमारियां ना हो, उस जोखिम को दूर करने के लिए कोई साक्ष्य आधारित प्रणाली हमें बनाना है। तो उसकी निगरानी और उसकी क्या क्रियान्वयन के लिए हम काम करेंगे। तीसरा, सभी समाज और स्वास्थ्य में सभी नीतियों को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देना। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं कि दो पक्षीय व्यापार कर रहे हैं, भारत अमेरिका से कर रहा है और अमेरिका भारत से कर रहा है, ऐसे व्यापार नहीं, बहुपक्षीय जो एक दूसरे से व्यापार हम करेंगे, सभी लोग आपस में एक दूसरे से व्यापार करें, उसको बढ़ावा देना है। उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित और प्रभावी स्वास्थ्य प्रणालियों तक समान, सस्ती और वैश्विक पहुंच को सक्षम करना। बोला कि भैया कुछ हम ऐसी स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करें, ऐसी स्वास्थ्य प्रणालियों को बनाया जाए या उनको बढ़ाया जाए जो सभी के लिए उपलब्ध हों, सस्ती हों और सभी के लिए एक समान हों और ये सभी की पहुंच में हो। इस तरह से कुछ हमें काम करना है। उसके बाद है विशेषज्ञों को निर्माण करने के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए निम्न मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना। निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करना। अब निम्न और मध्यम आय वाले देश कैसे, हम इसमें भारत इसमें आता है, कैसे निर्धारित करते हैं, उस देश की, उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। ठीक है जी, जैसे कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2020 के हिसाब से 2120 डॉलर प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, निम्न मध्यम आय वाले देश में आते हैं। इसकी सीमा 4500 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति है, वहाँ तक हम निम्न और मध्यम आय वाले देश बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। ठीक है जी, और क्या करना है, डेटा शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्वैच्छिक तकनीक और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट पर फोकस करना है। मौजूदा तैयारियों और रोकथाम संरचनाओं के लिए समर्थन बढ़ाना है। दुनिया भर में स्वास्थ्य और देखभाल कार्यबल में निवेश करना है। नैदानिक, सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और स्टाफ में निवेश करना है। अंतर परिचालन, पूर्व चेतावनी, निगरानी, सूचना और ट्रिगर सिस्टम के विकास और सुधार के लिए निवेश, कि भैया पहले से ही पता चल जाए हमें कुछ। अनुसंधान, विकास और नवाचार के उद्देश्य से घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय सहयोग में निवेश। ये सारे काम हमें करने हैं। ये कहाँ पे तय हुआ था, रोम घोषणा में। इसके बाद क्या है, समर्थन देने और सार्थक और समावेशी संवाद को बढ़ावा देकर तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों का प्रभावशीलता में वृद्धि। वित्त पोषण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना। टिकाऊ और न्यायसंगत वसूली के संबंध में दवा और गैर दवा उपायों, आपातकालीन प्रतिक्रिया पर समन्वय। लंबी अवधि में महामारी की तैयारी, रोकथाम, पता लगाने और प्रतिक्रिया के वित्त पोषण के लिए सुव्यवस्थित, उन्नत, टिकाऊ और पूर्वानुमानित तंत्र की आवश्यकता को संबोधित करना। तो जितने भी मुद्दे हैं हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से संबंधित आ रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा महामारी, और तीसरा इसका इसी से संबंधित हो गया अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। उसी से संबंधित बातें यहाँ पे कही गई हैं। इन्हीं में हम सुधार या तो सुधार करना चाहते हैं, इनको विकसित करना चाहते हैं, या कोई नई तकनीक हम इसमें बनाना चाहते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम आज के अगले टॉपिक पे, जो है मनरेगा फंड में कमी। तो सबसे पहले बात चर्चा में क्या है, मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें ग्रामीण इलाके में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा। यदि सरकार तय समय अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सॉरी, ठीक है जी।
तो अब होगा क्या कि भैया वित्तीय वर्ष के आधे रास्ते में भी समाप्त हो गया इनके पास जो फंड था। अब हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? अगले संसदीय सत्र तक। तब कहीं हमारे पास क्या आएगा? अनुपूरक बजट आएगा। इसमें कम से कम 1 महीने तक का समय लगने वाला है। तो मनरेगा में क्या हो गया कि जो फंडिंग हमने की थी, जो बजट में प्रावधान रखा था 1 वर्ष के लिए, वो कई राज्यों ने 6 महीने में ही खत्म कर दिया है पैसा। तो आप क्या करें? अभी क्या बोला, अभी कम से कम आपको कब तक रुकना पड़ेगा? 1 से 1.5 महीने इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगला जब संसद का सत्र प्रारंभ होगा उस समय पे संसद में इस पे अनुपूरक बजट हम ला सकते हैं। उस समय तक चाहिए तो राज्य सरकारों के पास यदि पैसा है तो राज्य सरकारें उसमें खर्चा कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि मनरेगा मजदूरों के साथ साथ सामग्री लागत के भुगतान में भी देरी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि पैसा नहीं है। जब तक कि राज्य अपने स्वयं के धन से पैसा नहीं लगाते। कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र आर्थिक संकट के समय मजदूरी भुगतान में देरी करके श्रमिकों को जबरन मजदूरी करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित कर रहा है। क्योंकि आपको क्या कर रहा है? जब प्रेरित कर रहा है, क्योंकि आप यदि मनरेगा में भुगतान नहीं करेंगे तो मजदूरों को क्या करना पड़ेगा? कहीं भी मजदूरी करना होगा। इस स्थिति में केंद्र ने राज्य सरकारों पर क्या बोला कि भैया आपने जो जमीनी लेवल पे काम किया है ना, उसमें जितनी मांग नहीं थी उतना ज़्यादा काम कर दिया, इसलिए पैसे की दिक्कत जा रही है। केंद्र सरकार क्या बोल रही है कि राज्य सरकार तुम्हारी गलती है, जितना हमने फंड दिया था वो आपने बहुत जल्दी खर्च कर दिया, जितनी मांग नहीं थी उससे ज़्यादा आपने इसमें खर्चा कर दिया, इसमें आपने ज़बरदस्ती की मांग क्या की है? तैयार की है। ठीक है जी, ये तो है खबरों में। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं क्या कि भैया वो आउट ऑफ फंड चल रहे हैं। कितने? एज मैनी एज 21 आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूटीज को मिला के 35 बोल रहे हैं, हैव यूटिलाइज्ड ओवर 100% ऑफ देयर एलोकेटेड फंड्स अंडर मनरेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 टिल अक्टूबर 29। कितना बजट भैया? कितने देश राज्यों ने? 21 राज्यों में, 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने खत्म कर दिया अपना 100% बजट। कब तक? अक्टूबर 19 तक। ठीक है जी। अब इसमें क्या है? केरला 127% खर्च कर चुका, और है तमिलनाडु 139% खर्च कर चुका, आंध्र प्रदेश 137, उत्तर प्रदेश 97 पे, हिमाचल 135। The chart shows that percentage allocated fund under मनरेगा for financial 20 used by state until October 29. The total expenditure including payments due was कितना कर दिया? 79,810 crore rupees. The negative net balance of Andhra Pradesh and Tamil Nadu stood 2,333 करोड़ and 1,999 करोड़ respectively. ये तो स्थिति है। 21 राज्यों ने अपना बजट खत्म कर दिया अक्टूबर 19 तक। इसमें से 5 राज्य हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 100% से भी ज़्यादा खर्च कर चुके। केरल 127, तमिलनाडु 139, आंध्र प्रदेश 137, उत्तर प्रदेश 97, 100 से थोड़ा सा नीचे है, हिमाचल प्रदेश 135% खर्च कर चुके। ठीक है जी। और कुछ राज्यों के क्या हो गए हैं? नेगेटिव बैलेंस भी हो चुके हैं। ठीक है जी, ये तो स्थिति है, न्यूज़ में था। तो इसीलिए अब हम क्या समझ लेते हैं मनरेगा क्या है। ठीक है, मनरेगा को हम क्या कर लेते हैं? विस्तार से समझ लेते हैं। मनरेगा एक योजना 2005 में काम के अधिकार की गारंटी के लिए एक सामाजिक उपाय के रूप में शुरू की गई थी। 2005 में इसको चालू किया गया था। मनरेगा कानून के तहत स्थानीय सरकार मतलब ग्रामीण लेवल पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। स्थानीय लेवल पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्रामीण इलाके में कानूनी तौर पर ग्रामीण भारत में कम से कम कितने दिन का काम देना है? 100 दिन का मजदूरी रोजगार देना होगा ताकि उनके जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके। मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है ना? मनरेगा के अंदर यदि आपको फायदा उठाना है तो आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए? पहला है कि आपको भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। आवेदक को एक स्थानीय परिवार का हिस्सा होना चाहिए, जहाँ पे वो जिस ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में आवेदन करना चाहता है उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत वो परिवार में रहना चाहिए।
यानी आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ किया जा सकता है। आवेदक को अकुशल श्रम के लिए तैयार होना चाहिए। आवेदक को मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई काम आता हुआ, आपको कौन सा यहाँ पे काम मिलेगा, अकुशल, आपका अकुशल श्रम होना चाहिए। अकुशल श्रम नहीं है फिर भी आप अकुशल श्रम करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये 4 पात्रताएं हैं। 100 दिन का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा, दिया जाएगा, इसकी मजदूरी आपको मिलेगी। कब चालू हुई थी, 2005 में। मनरेगा के बारे में और क्या करना पड़ेगा आपको इसका फ़ायदा उठाने के लिए, आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाएगी आवेदक को मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या काम मांगे जाने की तारीख से रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होगा। उसको आवेदन करना है, उसके 15 दिन बाद उसको काम मिल जाए या जिस दिन वो काम मांगे उस दिन से। यदि काम नहीं मिलता है तो क्या देना पड़ेगा सरकार को, बेरोजगारी भत्ता देना होगा। मनरेगा कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है जो जवाबदेही और पारदर्शिता को उधार देता है। मतलब कि मनरेगा में जो काम हो रहे हैं उनकी देखरेख बहुत ज़रूरी है। इसका सामाजिक लेखा परीक्षा होना चाहिए कि भैया जो काम मनरेगा में हो रहे हैं वो वास्तविकता में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ग्राम सभा मजदूरी करने वालों के लिए आवाज़ उठाने और मांग करने के लिए प्रमुख मंच है। आपको आवाज़, कुछ भी बात करना है, कुछ भी संचार करना है इनसे, तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी, ग्राम पंचायत में और अपनी ग्राम सभा में ये बात आप बोल सकते हो। ग्राम सभा क्या होती है, जो ग्राम पंचायत होती है ना, वहाँ की लोकल सरकार है ये, तो उसमें कुछ पंच होते हैं और सरपंच होते हैं और फिर गांव के सदस्य, गांव के निवासी होते हैं। महीने में वो लोग मिलके एक सभा आयोजित करते हैं, उसको हम ग्राम सभा बोलते हैं। उसमें गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की जाती है और निर्णय लिए जाते हैं। यह ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है जो मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को मुस्तैद करने और उनकी देखरेख करने के लिए एक अथॉरिटी है। ठीक है जी, ये था सब कुछ मनरेगा के बारे में। मनरेगा के उद्देश्य क्या हैं, प्रमुख उद्देश्य, अकुशल श्रमिकों के लिए स्वयं सेवक वाले, मतलब वो काम करने के लिए तैयार हैं, प्रत्येक कामगार के लिए 100 दिनों का से कम समय का सकुशल, है ना, पैसे मिलेंगे सशुल्क, 100 दिन के लिए कम समय का सशुल्क ग्रामीण रोजगार उनको सृजित करना होगा। ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को मजबूत करने के लिए सामाजिक समावेश को सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना। ग्रामीण क्षेत्रों जैसे कुएं, तालाबों, सड़कों और नहरों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना। देखो मनरेगा का एक उद्देश्य तो हो गया कि जो अकुशल श्रमिक हैं उनको हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा क्या हो गया कि इन्हीं श्रमिकों से गांव में कुछ संपत्तियों का निर्माण किया जाए जो गांव के विकास के लिए एक बुनियादी ढांचे का काम करें। उसमें कुएं खुदवाएंगे, तालाब बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे और नहरें बनवाएंगे। ये सब काम मनरेगा के अंतर्गत करवाए जाएंगे, क्योंकि रोजगार देना है आपको, मजदूर से काम क्या कर पाओगे। तो ये काम है कि भैया गाँव का क्या हो, बुनियादी विकास हो। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी प्रवास को कम करें। क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है कि ग्रामीण इलाके में रोजगार नहीं होता तो लोग शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। तो अगर उनको हम गांव में ही काम देंगे तो वो शहर में नहीं आएंगे। इस माइग्रेशन को रोकने के लिए भी ये योजना बनाई गई थी, उद्देश्य रखे गए थे। अप्रयुक्त ग्रामीण श्रम का उपयोग करके ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। बोला कि जो गांव में अतिरिक्त मजदूर हैं उनका हम उपयोग करके गांव के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकें। ये मनरेगा के उद्देश्य हैं। ठीक है जी, अब अंत में आ जाते हैं हम। आपको मैंने प्रश्न बोला था कि आज प्री के क्वेश्चंस नहीं है, मेंस के लिए क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है खुद से। ठीक है जी, तो पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको लगता है कि मनरेगा के लिए धन की कमी से ग्रामीण भारत में गंभीर स्थिति पैदा होगी? ग्रामीण भारत में कई लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए मनरेगा के महत्व के आलोक पर चर्चा करें कि भैया अब देखो फंड की कमी हो गई, यहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, इसके कारण आपको लगता है कि ग्रामीण भारत में आर्थिक गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, और साथ ही साथ आपको ये आजीविका चलाने में कितनी महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करना है। दूसरा है, एक वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर व्यवस्था के पेशेवर और विपक्ष पर चर्चा करें।
ठीक है जी, आपको इस पे चर्चा करनी है। दूसरा प्रश्न ये है आपका। आज के लिए इतना ही। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अगली क्लास में हम मिलेंगे आने वाले हफ्ते के समसामयिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद।